बच्चों, हम देखेंगे कि पर्यावरण में मेरी भूमिका क्या है, यानी मनुष्य की भूमिका क्या है। तो कई तरीके से पर्यावरण संवर्धन के लिए मनुष्य जो है वो कार्य कर सकता है। जैसे कि वो ये कई स्टेप्स हैं जिनके द्वारा पर्यावरण को संभाला जा सकता है। उदाहरण के लिए संभालना है, रक्षण है, नियंत्रण है, प्रतिबंध है, निर्मित है या प्रसार प्रचार है। ठीक है। संभालना में जो भी साधन अभी तक संभले हैं या उपलब्ध हैं उनको संभाल कर रखना, उन्हें खर्च ना होने देना। इसके बाद रक्षण है, जो भी बचा है उसका रक्षण करना। जहाँ पर अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, ऐसी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी तक कोई हानि नहीं हुई है, उनका रक्षण करना। या फिर अज्ञात क्षेत्र का संरक्षण करना। तो ये सब हम इनका रक्षण कर सकते हैं। नियंत्रण करने में जो भी कृतियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उन कृतियों को रोककर हम पर्यावरण में होने वाले नुकसान का नियंत्रण कर सकते हैं। हम अपनी मानसिकता में बदलाव कर सकते हैं। हम मानसिकता को बदलकर पर्यावरण के संवर्धन हेतु प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ घटकों की निर्मित कर सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण में कुछ घटक जो पहले से जिनको हानि पहुंच चुकी है या क्षति पहुंच चुकी है, उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं, यानी उनकी निर्मित फिर से कर सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है तो उनका नवनिर्माण भी किया जा सकता है। जैसे यदि जंगल ख़त्म हो गया है तो उस जंगल को फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है। प्रतिबंध में जैसे कि कई खतरे होते हैं जो संभावित होते हैं, फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये खतरे भविष्य में आ सकते हैं। तो उन खतरों को रोकने के लिए हम नियोजन जो है ये पहले से कर सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण में जो भी हानि पहुंचाने वाले घटक होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे और हानि ना पहुंचे। प्रचार प्रसार में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम जन जागृति कर सकते हैं शिक्षा प्रसार के द्वारा, या किसी का अनुकरण करना, मतलब किसी की देखा देखी करके जिस तरह वो दूसरे प्रचार प्रसार कर रहे हैं पर्यावरण संवर्धन के लिए, उस तरह से हम भी करें। ऐसे लोगों का अनुकरण करना, या फिर खुद स्वयं आगे बढ़कर प्रत्यक्ष रूप से सहभाग लेना, संगठन की निर्मित करना जो इस तरह का कार्य करें, या संगठन में खुद भाग लेना। तो ये सारे कार्य हम प्रचार प्रसार में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। आपको जो सही लगे आप उस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी अपनी भूमिका चुन सकते हैं और उसे निभा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे विश्व में जैव विविधताओं के 34 संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं, और ये पूरी पृथ्वी का पहले ये पूरी पृथ्वी का 15.7% एरिया कवर करता था, ये 34 संवेदनशील क्षेत्र। लेकिन इसमें से उस 15.7% जो पृथ्वी का भाग कवर कर रहा था संवेदनशील क्षेत्र, वो अब लगभग 86% तक ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। उसमें से 86% हिस्सा लगभग नष्ट हो चुका है। इसके अलावा अब वर्तमान में, यानी एट प्रेजेंट, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों के जो अखंड अवशेष बचे हैं वो केवल 2.3% इतना बचा हुआ है। ठीक है। 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजाति जो है ये इसमें आती है 2.3% के उसमें, और कुल वैश्विक गणना का ये 50% माना जाता है। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्राणियों की कुल 135 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से कुल 85 प्रजातियां जो हैं वो ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में पाई जाती हैं। भारत के ईशान्य जो प्रदेश हैं वहाँ के जंगलों में 135 में से कुल 85 प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद जो पश्चिमी घाट होते हैं वहाँ पर 1500 से अधिक प्रादेशिक वनस्पतियों की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। और विश्व की कुल वनस्पतियों की प्रजातियों में से लगभग 50,000 प्रादेशिक प्रजातियाँ हैं।
और हमारे पश्चिमी घाट में अकेले, भारत के पश्चिमी घाट में 1500 से ज़्यादा प्रादेशिक वनस्पतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। तो इस तरह से बच्चों जैव विविधता है। अब खतरे में कुछ देश के 3 विरासत स्थल आए हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर है पश्चिम घाट, जो कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इन सभी रीजन में से पूरा पश्चिम घाट होता हुआ गुजरता है। पूरा पश्चिम घाट यहाँ पर है, ठीक है। इन अलग अलग स्टेट्स में पश्चिम घाट है। और यहाँ पर क्या समस्या निर्मित हो गई है कि यहाँ पर खनन उद्योग, यानी कि ज़मीन से जो भिन्न धातु और कोयला, इनका खनन का कार्य यहाँ पर होने लगा है। प्राकृतिक गैस की खोज का काम भी इन्हीं पश्चिमी घाटों में होने लगा है, जिसके कारण यहाँ पर खतरा मंडराने लगा है। और क्योंकि ये कार्य यहाँ चल रहा है, जिस वजह से जो एशियाई सिंह होते हैं और जंगली भैंसे होते हैं, उनके अधिवास में खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके बाद अगला जो है आसाम में मानस अभयारण्य है, जहाँ पर बांध लगाए गए हैं और पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है, जिसके कारण बाघ और एक सींग वाला जो गेंडा है, उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन अभयारण्य है, वहाँ पर बांध भी लगाए गए हैं, वृक्षों की कटाई भी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर मछली भी मारी जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर बाघों की जनसंख्या कम हो रही है और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए खतरा तो हो ही रहा है। तो ये सभी जो हैं 3 विरासत हैं जहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं खतरे में आई कुछ प्रजातियों के बारे में। इनका भी वर्गीकरण अलग अलग भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है संकटग्रस्त प्रजाति, और इनके उदाहरण हैं लायन टेल्ड बंदर, तड़मोर। ये सब संकटग्रस्त प्रजातियों में समाविष्ट है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इस तरह से डायग्राम दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रजाति है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है लायन टेल्ड वानर, और ये संकटग्रस्त प्रजातियों में इनका समावेश किया गया है, ठीक है। ये जो प्रजाति है, इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। इनका अधिवास है वो अत्यंत अधिवास मतलब रहने का स्थान, इनके रहने का स्थान बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया है, जिसके कारण इनकी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। दुर्लभ प्रजाति यानी कि रेयर स्पीशीज़, जिसका उदाहरण है रेड पांडा या फिर कस्तूरी मृग, ये सब दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। इन प्रजातियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ये केवल कुछ विशिष्ट स्थान पर ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही जल्दी ये विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संवेदनशील प्रजाति। इसमें उदाहरण है पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह। ये संवेदनशील प्रजातियों के उदाहरण हैं। इन प्रजातियों की संख्या भी कम होती जा रही है और लगातार कम होती जा रही है। संख्या में जो कमी है इतनी स्पीड में हो रही है कि इस प्रजाति के लिए बहुत ही चिंता का कारण बन चुकी है। इसके बाद है अनिश्चित प्रजाति यानी कि इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़। ये प्रजातियां धोखे में हैं। अनिश्चित प्रजाति जो है ये संकट में है यानी धोखे में है। ऐसा आभास होता है कि कुछ इनकी जो आदत है उसके कारण इस प्रजाति के बारे में कोई भी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अब आदत का अर्थ क्या है? कोई जो सजीव होते हैं या प्रजातियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा डरपोक होती हैं, तो जैसे कि उदाहरण के लिए शेकरू गिलहरी, तो इनकी आदत के कारण इनके बारे में जानकारी क्या होती है, उपलब्ध नहीं हो पाती। ये प्रजातियां एग्जिस्ट होती हैं या नहीं हैं, अनिश्चित रूप से जानकारी है, इसलिए इन्हें शेकरू गिलहरी को अनिश्चित प्रजाति में रखा गया है। अब विश्व जैव विविधता दिन के रूप में 22 मई को हम विश्व जैव विविधता दिन इस रूप में मनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक कृति भी दी गई है। आपके परिसर में पाई जाने वाली विविध वनस्पतियों एवं प्राणियों का सर्वेक्षण कर उनकी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए। जैव विविधता यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सजीवों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ कहा गया है। तो इस तरह से हमने देखा खतरे में आई प्रजातियों का वर्गीकरण, और उसके पहले हमने क्या देखा था कि जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, भारत में कितनी प्रजातियां हैं और यहाँ पर कहाँ कहाँ पर विरासत जो क्षेत्र हैं, विरासत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खतरे दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये सब हमने अभी जाना। ठीक है।